हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैलेंजिंग मैथ का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें 31 से लेकर 40 क्वेश्चन अर्थात 10 क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा। लिखा है कि एक त्रिभुज का फिगर दिया हुआ है और उस त्रिभुज में बताया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कि बी जो है वो 90 डिग्री का है और ए बी जो है वो 12 और ए सी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के भीतर एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग के शीर्ष में से एक त्रिभुज के शीर्ष से स्पर्श करता है, तो वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, ये 90 दिया हुआ है और ए बी सी ये 12 है, ये 15 है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये 12 और ये 15 है तो ट्रिपलेट जो होता है उसके तहत हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 12 15 का ये हो जाएगा 9। 15 के स्क्वायर में अगर 12 के स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा 81। 81 किसका होता है, 9 का। यानी कि बी सी जो है वो हो गया 9। अब इसमें बोल रहा है कि इसके अंदर सबसे बड़ा एक वर्ग जो बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हो सकता है जो सबसे बड़ा वर्ग बने कुछ इस प्रकार का बनेगा, चारों भुजाएं बराबर होगी, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन एक वृत्त में ही पूछा जाता है। तो दोनों में एक फार्मूला को याद रखेंगे, जिससे ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अगर इसके फार्मूला की हम लोग बात करते हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाइट और इसको बोलेंगे बेस। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला हो जाएगा हाइट इंटू बेस और बटा में हो जाएगा हाइट प्लस बेस। ये हो जाएगा इस वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा बराबर ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग बैठाते हैं तो देखते हैं क्या होना है। यानी 12 गुना 9 तो 12 नंबर 108 और दोनों जोड़ेंगे 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। 3 से कटता काट देंगे, 3 3 9 3 6 18 और ये हो जाएगा 7 बार में। अब हम लोग वर्ग की भुजा जानेंगे कि 36/7। तो कहीं ना कहीं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर यानी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1496 यानी 1296 और 7 49, अर्थात जो इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। समझ आया होगा। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है याद रखना कि वर्ग की भुजा, अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर एक बड़ा सा वर्ग बन रहा है तो उसकी भुजा बराबर क्या होगा, हाइट इंटू बेस और बट्टा में हाइट प्लस बेस। ये इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और एक इसमें क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इस पर एक वर्ग ना होके एक वृत्त बनता, अंतःवृत्त इस प्रकार का, तब इसकी त्रिज्या क्या होती है, यानी आर क्या होता है। तो हम ए बी और सी बोलते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी बाय 2। ये इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाएगा कि इसका जो रेडियस होगा r बराबर हो जाएगा, ये दोनों का योग में इसको घटा देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। समझ आया होगा। जैसे अगर मान लीजिए 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो 4 3 7, 7 में से 5 जाएगा 2 और 2 में से 2 कट जाए तो 1, यानी त्रिज्या 1। अब क्षेत्रफल पूछे चाहे प्रेम आप निकाल सकते हैं। दोनों ही फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनता है तब फार्मूला क्या होगा त्रिज्या का, और एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक संभव सबसे बड़ा वर्ग बनता है तो उसका फार्मूला क्या होगा। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, जो पिछले क्वेश्चन में जो फार्मूला बनाया उसी पे ही बनेगा। कहीं ना कहीं इसमें भी दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक को 90 दिया हुआ है। कोण जो 90 है वो Q है, P है और यहाँ R है। PQ ये 10 है, PR ये 26 है। तो ट्रिपलेट जानते हैं कि 26 10 तो यहाँ होता है 24। 24 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है और इस पे बोला जा रहा है कि इसके अंदर एक अंतःवृत्त जिसकी त्रिज्या का मान, यानी इसके अंदर एक वृत्त बनाना है तो इसका त्रिज्या क्या होगा। अभी बताएं कि त्रिज्या बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 24 प्लस 10 माइनस 26/2। तो ये दोनों हो गया 34 में से 26 हटेगा 8, 8 का आधा 4। तो कह सकते हैं इसका त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सेम जो पिछला क्वेश्चन था उसी पे ही क्वेश्चन आधारित है, वही फॉर्मूला भी बनेगा। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। लिखा है कि यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इन 10 संख्या में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या होगी। यानी ऑप्शन थ्रू बनने वाला, क्योंकि जो दिया उसी में से पूछ रहा है। यानी कि अगर कोई भी 10 गो पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हैं तो वो 100 है,
तो बताना कि जो 4 ऑप्शन है 45, 91, 55 और 64, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी संभव है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग 10 को संख्या ले रहे हैं तो मिनिमम 10 मैंने 9 नंबर ले लेते हैं। तो मिनिमम अगर हम 9 नंबर लेते हैं तो ना धनात्मक में 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हो जाएगा 9। तो इनका योग कितना होगा, तो इनका ना होगा 55 45 45 है ना, यानी 1 से लेकर 9 तक का हमें पता चल गया कि 45 है। अब एक नंबर जो है वो अधिक से अधिक कितना बड़ा ले सकता है, तो इसमें एक और अधिक अगर जोड़ते हैं 55 तब जाके ये होगा 100। यानी कहने का मतलब है इन चारों ऑप्शन में 55 एक ऐसा आंसर होगा जो सबसे बड़ा संख्या हो सकता है। क्योंकि अगर इन सब में से किसी एक को और बड़ा कर दे, जैसे इसको हम अगर हम मान लेते हैं 10 करते हैं, तब तो ये 55 और छोटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर सबका योग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 6 9 54 हो जाएगा, और तब ये जो अगला जो नंबर लेंगे वो हो जाएगा 46। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ऑप्शन में 55 है तो 55 में ही सही करेंगे। समझ आया। यहाँ पर बताया गया कि 10 गो नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है, अगर सबको जोड़ते हैं तो 100 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सबसे मिनिमम 10 में से 9 नंबर था, अगर हम 1 से लेकर 9 ले लिए तो देखिए क्या उसका योग आया 45। तो हो सकता है जो सबसे बड़ा संख्या वो कितना होगा 55। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, इसमें लिखा है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक विषम है। 3 अंक का इतना ऐसा कौन सा, ऐसा कितनी संख्या है जिसके जो तीनों अंक होंगे वो विषम होगा। विषम मतलब 1 3 5 7 9 यही सब होगा। एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, जैसे कि 1 3 5 या 5 3 1, इस टाइप का ऐसा कितना नंबर है 3 अंक का जिसकी तीनों संख्या विषम होगी, यानी कि ऑड नंबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 3 अंक का जो नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 100 से और जो एंड होता है वो होता है 999 से, यानी इनके ही बीच में सब संख्या है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 स्थान है, नंबर को लिखने के लिए 3 ही जगह है, तो हो सकता है कि पहला जगह पर कितना नंबर हो। तो हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या 1 3 5 7 और 9 होता है, यानी 1 3 5 7 और 9 होता है, यानी 5 नंबर। यहाँ भी हम लोग भर सकते हैं 1 3 5 7 9, और यहाँ भी हम लोग भर सकते हैं 1 3 5 7 9, यानी हर डब्बा में हम लोग 5-5 तरीक़ा से भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइप में जो होता है वो क्या करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग 5 का 5 × 5 × 5, तो ये हो गया 125। यानी यहाँ पर जो 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है जिसके तीनों संख्या विषम है, तो ये 125 हो जाएगा। अगर यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउ करता कि संख्या को रिपीट नहीं होना चाहिए, जो एक बार भरा गया उसके बाद उस संख्या को नहीं भर सकते, तब यहाँ पर होता कि इसमें 5 तरीक़ा से भर सकते थे, इसमें एक कम होता 4 तरीक़ा और इसमें एक कम होता 3, तब इसका आंसर होता 5 4 और 3, तब होता 4 5 20, अब 20 × 60, तब इसका आंसर 60 होता। जब यहाँ पर संख्या का रिपीटेशन नॉट अलाउड करता तब संख्या होती 1 3 5, इस टाइप का। हम 1 1 5 नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं गया, यहाँ से पूछा गया है कि 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या है जिसके तीनों अंक जो होंगे वो क्या होंगे, विषम होंगे। समझ आया होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर अगला क्वेश्चन, पिछले क्लास में प्रिज्म का एक क्वेश्चन बताया गया, उसी पे ये आधारित है। लिखा है कि एक समषष्ठ आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई अगर 8 सेंटीमीटर है तथा आधार की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक प्रिज्म है जिसका आधार किस प्रकार का, समषष्ठभुज है इस टाइप का, और ऐसे करके बना हुआ है प्रिज्म है। तो बोल रहा है इसका क्या बोलता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पिछले क्लास में बताया गया था कि प्रिज्म का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है 2 × यानी कि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या था, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस आधार का परिमाप और गुना में था ऊंचाई, यही था फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो आधार है पिछले क्लास में क्या था कि वो समकोण था, अब यहाँ पर क्या बोला, समषष्ठ कोण है। तो कहीं ना कहीं इसको हम करेंगे 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि एक समषष्ठ यानी कि इस प्रकार का
जो समषष्टभुज होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग सबको मिलाते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 6 गुना असमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये हो गया। अब आधार का परिमाप बोला है तो प्लस आधार यानी क्या हुआ है 6 है यानी 6 से इंटू ऊंचाई, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इससे 2 बार में और ये इससे 3 बार में, तो 3√3। इसकी भुजा कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर। तो 4 चौक 16 और यहाँ पर अगर बैठाते हैं 4 को तो 6 चौक 24 और 24 8 या फिर 6 8 48 और गुना यहाँ रहने देते हैं 4 को, क्योंकि दोनों में 48 कॉमन आने वाला है। तो 6 8 48 को अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ आ गया √3 + 4। यही इसका जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 48 अब ब्रैकेट में है 4 + √3 आगे पीछे लिखा हुआ। बस समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे से पूछे जाते हैं प्रिज्म पे, 1 2 क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखें कि प्रिज्म का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल प्लस आधार का परिमाप गुना ऊंचाई होता है। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, लिखा है कि 100 और 400 के मध्य सभी प्राकृत संख्याओं का योग जो 13 से विभाज्य है, यानी कि 100 से लेकर 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, और वो जितनी भी संख्या सब नेचुरल नंबर है 1 2 3 जैसे होता है, उसमें से ऐसी कितनी संख्या जो 13 से कटता हो। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग AP के रूप में बना सकते हैं। सिर्फ जानना है कि 100 के बाद पहली ऐसी कौन सी संख्या जो 13 से कटती है। तो 13 8 104। और अगर हम लोग बात करते हैं 400 से पहले कौन सी संख्या है तो हो जाएगा 13 3 39 यानी कि 390। यानी इनके बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से कटती है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम इसको AP में बनाए तो यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि 104 + 117 इस प्रकार का, ये डॉट 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 लास्ट में 390 होगा। तो कहीं ना कहीं सब 13 से कटेगा। तो 13 को अगर हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा 8 9 और डॉट 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 13 3 39 यानी 30। अब इसका हम लोग योग निकाल सकते हैं। जानते हैं कैसे योग निकालते हैं? तो जानते हैं, इसको 13 को रहने दिए। क्या होता है SN का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, एक फॉर्मूला होता है AP का। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर कितना, पहले n जानेंगे टोटल संख्या कितनी है। तो इधर 7 को हटा दे तो 30 में 7 गया तो बचा 23/2। पहला संख्या 8 है और अंतिम संख्या 30 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 गुना 23 और 38 का आधा हो जाएगा 19। ये तीनों को गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5681। समझ आया होगा। AP का क्वेश्चन था, बहुत आसान था। बस अगला क्वेश्चन 37 नंबर बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, लिखा है कि एक रेखा 2 संकेंद्रित वृत्तों को काटती है। उस रेखा द्वारा वृत्त पर बनाई जाने वाली जीवा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? यानी कहने का मतलब है, पहली बात तो संकेंद्रित वृत्त का मतलब हुआ कि एक केंद्र पर 2 वृत्त का होना, अर्थात इस पर। अब इस पर एक लाइन खींचा गया है जो दोनों वृत्त में जीवा का काम कर रही है। तो हम ऐसे ही खींच देते हैं। जो बड़े वृत्त की जीवा वो बड़ा होगा, जो छोटे वृत्त की जीवा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि बड़े वृत्त में 16 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है 16, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है 4। ऐसा दिया हुआ। तो बोल रहा है कि छोटे वृत्त और बड़े वृत्त की त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो यानी दोनों की त्रिज्या निकालना है। तो हम लोग अगर इससे मिलाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र से अगर जीवा पे कोई रेखा खींचते हैं तो वो उसको लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित मतलब ये और ये बराबर और ये बराबर और यहाँ पर 90 का कोण बनता है। अब यहाँ पर इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, यानी ये त्रिज्या बड़ा ले लिए, इसको छोटा ले लिए। तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस से अगर इस r को निकालते हैं तो r² बराबर ये हो जाएगा 16 का आधा 8 8 64, और ये नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं। तो 64 - x², सॉरी प्लस हो जाएगा। और अगर छोटी त्रिज्या की बात करें तो हो जाएगा r² बराबर, ये पूरा 4 था तो ये 2 2 दूनी 4 + x²। अंतर बोला है दोनों का, बड़ी वाली त्रिज्या के स्क्वायर है, छोटी वाली त्रिज्या के स्क्वायर का अंतर। तो माइनस करते हैं
तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 64 में 4 जाएगा तो 60, और एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। समझ आएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, 38 नंबर। लिखा है कि प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4 मिनट बाद उसी बिंदु पर चलना प्रारंभ करता है और गंतव्य पर पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। यदि ए 8 मिनट में 1 मील चलता है तो बी की गति 1 मिनट में कितनी मील होगी। समय दूरी का क्वेश्चन है। बोला गया एक रास्ता है जिसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो है 7 मील का अंतर, दोनों बीच की दूरी है 7 मील। कहता है कि बी जो है ए के चलने के 4 मिनट बाद चलता है, यानी कि चलने के बाद 4 मिनट, यानी बी और ए के बीच में जो समय का अंतर है वो 4 मिनट का होगा, क्योंकि बी जो है ए के चलने के बाद 4 मिनट चला है, यानी दोनों के समय को और घटाएंगे तो 4 आएगा। तो कहीं ना कहीं हम एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं कि अगर, यानी ज़्यादा कौन चलेगा, बी के किसी स्थान पर बी ए के चलने के बाद, यानी ए 4 मिनट ज़्यादा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ए का जो समय है और उसमें अगर बी का समय को माइनस करेंगे तो कितना मिनट का अंतर है, 4 मिनट का। एक चीज़ यहाँ पता चल गया। कहता है कि ए जब चलना शुरू किया और चल के जब वापस आने लगा तब वो बी से मिला 1 मील चलने के बाद। जब ए यहाँ से चला तो चलने के बाद जब 7 मील पहुँच गया, फिर वापस पीछे मुड़ के आने लगा तो 1 मील पे यहाँ पर किससे मिला, बी से। तो कहीं ना कहीं ए का जो दूरी है वो 7 अब प्लस 1 8 हो जाएगा, जबकि बी का जो दूरी है वो 7 में से 1 कम 6 होगा। और रहा बात दोनों का चाल, तो एक का चाल दिया हुआ, एक का चाल निकालना है, यही क्वेश्चन है इसमें। तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ए का दूरी हो गया 8 और इसका जो चाल दिया है कि 1 मील चलने के बाद, सॉरी, ए जो 8 मिनट में 1 मील चलता है, यानी 1/8 इसका चाल दिया हुआ। और इसमें जो है इसका दूरी दिया हुआ 6 और इसका चाल हमें नहीं मालूम है, तो कितना मान लेंगे, x बराबर हो जाएगा ये 4 मिनट। यहाँ पर समय चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ मील पर मिनट ही दिया हुआ और यहाँ मिनट ही दिया हुआ, इसलिए चेंजिंग नहीं किए। अब ये हो जाएगा 88 64। 64 में अगर 4 घट जाएगा तो इधर हो जाएगा 6 माइनस एक्स, तो ये इससे कटेगा तो हो जाएगा, तो 6 में 60 गया तो 60, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी x बराबर निकलेगा 1/10। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो b का चाल है वो 1 मील तय करेगा 10 मिनट में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया होगा। फिर से बार समझा दे रहे हैं। कहता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 7 मील है, 2 आदमी है ए और बी। ए के चलने के बाद 4 मिनट बाद चला बी, यानी ए के समय से बी का समय कम है, कितना मिनट का, 4। इसलिए हम लोग ये लाइन लिखे कि ए का समय से बी का समय घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। जानते समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो इसका जो है ए का चाल दिया हुआ कितना, क्यों 1 मील चलता है 8 मिनट में, तो हम लोग जानते हैं कि जो चाल होता है वो दूरी बटा समय होता है, 1 मील बटा 8 कर दिए। तो यहाँ सबको मान बैठाएं तो x का मान निकला 1/10, अर्थात कह सकते हैं b जो है 1 मील चलेगा 10 मिनट में। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। यानी कि व्यक्ति का जो है इनकम बढ़ रहा है, लेकिन जो उसका टैक्स भरता है 12%, वो घट के 10% हो गया। तो बोल रहा अब उसे 10,000 अधिक आय देना पड़ रहा है, यानी फिर भी लेकिन देख रहे टैक्स बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 10,000। तो बोल रहा है कि उसकी बढ़ी हुई आय लाख में कितनी है, यानी अब उसका जो इनकम वो कितना है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम ईजी वे में बनाएंगे कि पहले ही मान लिया कि उस व्यक्ति का जो आय था पहले x था, 12% से भरता था, तो उसको जो टैक्स लगता था वो था x का 12%, इतना उसको टैक्स भरना पड़ रहा था। परंतु अब जो है उसका पैसा बढ़ गया, कितना, x + 5 लाख, ऐसा हो गया।
और अब जो है उसका टैक्स बढ़ के 12 से घट के 10% हो गया। फिर भी देखता है कि पुराना टैक्स से अभी उसको ज़्यादा भरना पड़ा, कितना, 10,000। यानी ये दोनों का अंतर दिया हुआ है 10,000। तो कहीं ना कहीं ये 5 और ये 10,000 ऐसे लिख रहा है, तो इसको भी 5 करना पड़ेगा। इसलिए इसको 5 पे क्या करेंगे, कितना शून्य बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 लाख। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होगा, दोनों का सेम ही है। तो ये इससे गुना होगा तो 10x, ये इससे गुना होगा तो 5 जो है 50 लाख बन जाएगा, माइनस 12x, और ये हो जाएगा 10,004 और 2 शून्य और बढ़ जाएगा। 10 में से 12 गया तो 2x, लेकिन माइनस में, और ये इधर या घटेगा तो हो जाएगा 40, 3 2 5, 3 3 6, 3 3 6, यानी कि 50 लाख में अगर 10 लाख घटा देंगे तो कितना बचेगा, 40 लाख। और ये 2, ये भी माइनस रहेगा, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर हो जाएगा 20 लाख। तो जो इसका पहले का इनकम था वो 20 लाख था, 20, और अभी कितना बढ़ गया था, 5 लाख और बढ़ गया था, यानी टोटल हो गया अभी उसका जो सैलरी है वो कितना हो गया है, 25 लाख। यानी ईजी ही था, कोई हार्ड नहीं था, सिर्फ सुनना ही थोड़ा बड़ा छोटा करना था। आई होप सबको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया था जो कि टफ था, बहुत कुछ नहीं भी बना, तो उसका सॉल्यूशन बता देता है। तो इसमें लिखा है कि 1 × 3 × 5, मैंने 1 × ऐसे दिया हुआ 1 × 3 प्लस 3 × 5 डॉट 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 30वें पद तक ऐसा दिया हुआ योग। तो इस प्रकार जब भी कोई पैटर्न का क्वेश्चन रहता है उसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है, क्योंकि जानते हैं इतना बड़ा एग्जाम में नहीं दे सकता, वो इतना कैलकुलेशन नहीं दे सकता। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही में चेक करना कि क्या करके ये दोनों कुछ किया जा सकता है। तो देख रहे हैं 1 3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 - 1, और इसको लिख सकते हैं 2 + 1। उसी टाइप से इसको लिखते हैं तो हो जाएगा 4 - 1, 4 + 1, इस टाइप से ये चलते जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब 30वां पद आएगा तो देखते हैं पहले 30वां पद आएगा क्या, 1 3 5 करते हो जाएगा, तो 1 पहला हो चुका है, अब 2 2 का अंतर से 30 तक जाना है, 30 पद तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लास्ट जो पद होगा वो होगा 59, और उसके बाद जो होगा वो होगा 61। तो अगर इसको भी करते तो हो जाएगा 60 - 1, और ये हो जाएगा 60 + 1। ठीक है। इसके बाद क्या है कि देख रहे ये फार्मूला हो गया a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b², और ये हो जाएगा प्लस में a² - b² डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हो जाएगा 60² - 1²। अब इसमें जितना भी ये वाला है सबको एक जगह कर देता है, यानी 2² + 4² + 6² डॉट 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 कितना तक, 60² तक। और जो -1 है वो कितना बार होगा, 30 बार। तो कहीं ना कहीं -1 एक लिख के उसको 30 से गुना कर देते हैं। क्यों 30 बार -1 लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं इसको निकालने का फॉर्मूला, या तो 2 इसमें कॉमन भी ले सकते हैं कि 2 पे पावर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ऐसे करते हुए कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -30। फार्मूला इसका जानते हैं स्क्वायर पे होता है वो 2 दूनी 4, इसको कर दिए। इसका फार्मूला होता है n + 1 और 2n + 1, अब बट्टा में हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, और -30। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, 4 इससे कट जाएगा, यहाँ पर 30 भी आएगा, तो 5 बार में ही कट रहा है, यहाँ टोटल संख्या 30 है ना, तो 30 यहाँ बैठाएंगे, तो 5 बार में 5 चौक 20, और यहाँ 30 रखते थे, 31, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 और 1 61, और यहाँ हो जाएगा -30। तो इसको गुना करके 30 में घटा देंगे, तो जितना होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करने से आएगा 37820 - 30, और लास्ट में आ जाएगा 37790, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आएगा क्वेश्चन, थोड़ा तो लॉजिक है ये क्वेश्चन। ऐसे तो ज़्यादातर किसी भी एग्ज़ाम के मेंस में ही पूछा जाता है, प्री में इतना हार्ड क्वेश्चन किसी में नहीं दिया जाता है। तो ये एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, और जो लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पे वो आप लोग के लिए बनाइए, अगर नहीं बनता तो अगले क्लास में बता दिया जाएगा।
और आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो एग्ज़ाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सब क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि उसे फार्मूला याद नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं इस क्लास के बाद ये सब क्वेश्चन आप लोग से बनने लगेगा। इस वीडियो कम से कम 1 से 2 बार देखिए, जितने भी कंसेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।